अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 7 की एक डेरिवेशन है जिसे हम ड्राइव करने जा रहे हैं, जो क्या है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसको ड्राइव करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो जो पेज नंबर 113 पर है, ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हम क्या करें, ड्राइव कर रहे हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। वो यहाँ पे लिखी है सेकंड पैराग्राफ में। क्या लिखा है, एवरी यहाँ पे 1 2 3 फोर्थ लाइन में है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे सही से ना दिख रहा हो, थोड़ा सा ब्लर, क्योंकि ये काफ़ी छोटा लिखा है, तो आप जो है अपनी बुक खोल के सामने रख सकते हैं, जो कि पेज नंबर 113 पर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट। यहाँ लिखा है एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। के इस कायनात में क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक बॉडी क्या करती है, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जो कि क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अभी क्या बात कही है, हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमें इसे समझ में तो नहीं आया। ठीक है, आप यहाँ से कंसिडर करें, ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका हमने कह दिया है ए, इसको हमने कह दिया है बी। यहाँ इसका कोई ना कोई मास होगा, उसे हमने कह दिया है m1। यहाँ इसका कोई ना कोई मास होगा, उसे हमने कह दिया है m2। तो इस कायनात में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या करता है, एक दूसरे पे जो है फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। इन दोनों के दरमियान क्या लग रही होगी, कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। तो इस कायनात में क्या है कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। और जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करेगी, दोनों बॉडीज़ अपने आप दोनों बॉडीज़ जो है एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करेंगी, तो क्या होगा, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको इस तरीके से समझें, अगर फॉर एग्जांपल मुझे जो है ये कैलकुलेटर रखा है, इसको मुझे उठाना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक मैं फोर्स का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको यहाँ पे जस्ट, कि अगर मुझे इसको उठाना है तो यहाँ पे मैं इसके हिसाब से कम फोर्स अप्लाई होगी, ऐसा ही है। और अगर मुझे जो है यहाँ पे कोई एक चेयर वगैरह रखी होती, तो उसमें मुझे चेयर को उठाना होता, तो मुझे वहाँ पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि चेयर थोड़ी भारी है। तो क्या होगा, कैलकुलेटर हल्का था तो मैंने कम फोर्स अप्लाई की। ठीक है, चेयर को अगर मैं उठाऊंगी तो चेयर भारी है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे चेयर को उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये जो रिलेशन है ना, ये डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है। कि अगर हम एक चीज़ के उस मतलब क्या है, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या हुआ इसका, उसको हम यहाँ पे आप इस तरीके से देखेंगे। अगर यहाँ पे जो है उसका मास कम है, ठीक है, तो हमें फोर्स भी कम लगानी पड़ेगी। और अगर मास ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी कैलकुलेटर का बताया आपको, उसका मास कम था तो फोर्स भी कम थी। चेयर का मास ज़्यादा था तो उसकी फोर्स भी ज़्यादा थी। तो ये जो रिलेशन है कि अगर एक चीज़ कम तो दूसरी चीज़ भी कम, और एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है, या फिर वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे कही थी कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो फोर्स क्या होती है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के प्रोडक्ट के मास, उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। जाहिर सी बात है, अगर उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कम होगा तो फोर्स कम लगेगी, अगर उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो मासेस हैं एक को हमने कह दिया है m1, एक को हमने कह दिया है m2। तो यहाँ पे जो हमारे पास दोनों के मासेस के प्रोडक्ट का मतलब होता है उनको मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जो फोर्स है, ठीक है, वो फोर्स क्या होगी, वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। मतलब एक को हमने कह दिया है m1, एक को हमने कह दिया है m2। तो दोनों के मासेस के प्रोडक्ट का मतलब उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जो कुछ भी आंसर आएगा तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। अगर आंसर कम आएगा, छोटा आएगा, तो फोर्स हम कम लगाएंगे। आंसर ज़्यादा आएगा तो फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब अगर ये चीज़ ज़्यादा होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ये चीज़ कम होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन, या फिर ये एक दूसरे के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी एक बात, इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये एरो मैंने आपको समझाने के लिए बनाए। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट में क्या लिखा था, पहली लाइन तो यही थी कि इस कायनात में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के। ओके, सेकंड जो उसका पॉइंट था वो क्या था, वो हम उसको देख लेते हैं। अब आप समझें, जैसे कि यहाँ जो है एक मैग्नेट रखा है मेरे पास। ठीक है, ये यहाँ पे ये मैग्नेट है, ये रहा।
अब यहाँ पे इस मैग्नेट के करीब अगर मैं कोई आयरन की चीज़ को रखूँगी, अगर यहाँ मैंने बिल्कुल यहाँ रखा तो इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अब क्या करूँगी, मैं उस आयरन की जो भी कोई चीज़ है उसको मैं दूर लेके जा रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यहाँ पे ले आई तो उनकी जो अट्रैक्शन है वो होगी सही, तो लेकिन क्या होगी, पहले के मुकाबले में कम होगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं मज़ीद दूर लेके जाती हूँ। तो जितना मैं दूर लेके जा रही हूँ उसको, तो क्या हो रही है, इनके दरमियान की जो फोर्स है वो कम होती जा रही है। मतलब क्या हुआ कि अगर इनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, उनके दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। ऐसा ही होता है, अगर हम मैग्नेट के करीब कोई चीज़ रखें तो ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लेकिन जैसे जैसे मैं उसको दूर लेती जाऊँगी तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ अगर कम होती है तो ये रिलेशन कहलाता है इन्वर्स रिलेशन, और ये यहाँ पे हो रहा है कि अगर क्या करूँ, मैग्नेट को अगर हम दूर कर लें या उस आयरन की चीज़ को अगर हम दूर ले जाएँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम कब होगी, जब उनका डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही उनका डिस्टेंस आगे आगे जाता जाएगा, मतलब बढ़ता जाएगा, तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। यही बात उन्होंने यहाँ पे कही है। क्या कहा था, आगे लिखा था कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और क्या होगा, वो उनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या बात हुई, क्या मतलब जो फोर्स जो है जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान लग रही होगी, वो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का मतलब होता है कि साइन हम यही लगाते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ भी होता है उसको हम अपॉन में करके लिखते हैं, मतलब 1/। ठीक है, तो वो जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, अगर हमने कहा ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है वो m1 हो गया, इसका मास जो है वो m2 हो गया, और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो हमने कितना है, वो r है। सही, तो क्या होगा कि इनके दरमियान जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस के। मतलब ये कि अगर इनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, डिस्टेंस इनका कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये रिलेशन क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। मतलब अगर ये चीज़ हमारे पास कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अगर हमारे पास रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये हम कह देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दोबारा मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बता रही हूँ। अब देखिए आपको समझ में आ गई होगी कि उन्होंने क्या कहा था। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। के इस कायनात में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स के साथ। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ओके, अब क्या करना है, अब ये जो फोर्स है, ठीक है, अब जो ये फोर्स आई है विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये जो फोर्स आई है वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, मतलब टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के। राइट सी बात है, मास ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, हम क्या करें, उनका स्क्वायर ले लें तो उसके क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जाहिर सी बात है, अगर फोर्स जो है ज़्यादा होगी, अगर उनका जो डिस्टेंस है वो कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, मतलब ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो इनका जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या है, ये इन्वर्स रिलेशन हो गया। तो इसको हमने क्या कर दिया, एक को हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, एक को हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जो कि क्या थी यहाँ पे कि जो फोर्स, दो ऑब्जेक्ट की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के प्रोडक्ट के मासेस के, और उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के डिस्टेंस, उनका जो भी कोई डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो एक को हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, एक को हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करने। कंबाइन करने के लिए क्या करूँगी, एफ़ है ना, एफ़ को मैं एक बार लिख दूँगी यहाँ पे। फिर ये सिंबल बनाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, फिर ऊपर था m1, फिर था m2। ठीक है, अब ये क्या है, इन दोनों को हमने कंबाइन किया ना, मतलब दोनों को एक साथ करके लिखा है ना। तो ऊपर तो 1 था तो 1 ही रहेगा, तो ये जो r स्क्वायर है कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। एफ को एक बार लिखा, ये साइन लगाया, m1 m2 ऊपर था वो ऊपर लिख दिया, r स्क्वायर नीचे था वो नीचे लिख दिया। सही,
अब हमें एक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि जब भी कभी ये वाला साइन हटता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, जब भी कभी ये वाला साइन हटता है तो हमेशा एक इक्वल का साइन आता है और कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये वाली बात हमें मालूम होनी चाहिए। एफ हम ऐसे ही लिखेंगे, जब भी कभी ये साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा और कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है, और फिर हम क्या कर देंगे, बाकी जो कुछ लिखा था वो लिख देंगे m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बस हमें ये बात याद रखनी है, जब भी कभी इक्वल ये साइन हम हटाएंगे तो इक्वल होना चाहिए और साथ में कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ जो हम कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करेंगे वो है हमारे पास g। वो क्या है हमारे पास, वो है g, जो कि है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है यहाँ पे, g जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये हमने जो है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ड्राइव कर लिया है, जहाँ पे f जो है फोर्स है, g क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 मास है एक ऑब्जेक्ट का, m2 मास है दूसरे ऑब्जेक्ट का, और r क्या है उन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम g की वैल्यू भी लिख लेते हैं और हमें पता है कि g की वैल्यू क्या है, या हमें पता होनी चाहिए या याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी g की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास SI यूनिट है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो g यहाँ पे क्या है, g हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये हमने क्या कर लिया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को ड्राइव कर लिया है। और ये जो वैल्यू है g, ये आपको याद होनी चाहिए। g की वैल्यू ये कैपिटल G है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।